आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि लीस्ट स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन को मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अच्छा लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन हर उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है। जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, लेट सपोज, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मैं अगर आपसे ये कहूं कि x इज इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप इसमें इस इक्वेशन इस वैल्यू को पुट करेंगे और आप मुझसे कहेंगे कि इसकी वैल्यू आती है 1। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहती हूँ कि x इज इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप फौरन इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके मुझे बताएंगे कि y इज इक्वल टू 2। इसी तरह से मैं x की जो भी वैल्यू आपको बताती जाऊंगी, आप मुझे इसका सोल्यूशन बताते रहेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको इस वक्त एक लीनियर इक्वेशन पता है, जिसके मैं इनपुट आपको देती जा रही हूँ और आप उस इनपुट को लेकर आउटपुट मुझे बताते जा रहे हैं। यानी कि मेरे पास हर x के लिए कोई ना कोई y यहाँ पर आ रहा है, यानी कि हर डोमेन के लिए कोई ना कोई y एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को यहां से इरेज कर देती हूँ, मैं आपको नहीं बताती कि इक्वेशन कौन सी है, और अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि x की एक वैल्यू है 0, उसके लिए मेरे पास आउटपुट है 1। ठीक है। x की वैल्यू है 1 और उसका आउटपुट है 2। ठीक है। x की वैल्यू है 2 और उसका आउटपुट है 3। और इसी तरह से कुछ और वैल्यूज बता देती हूँ, एक पूरा डेटा सेट बता देती हूँ। यानी कि मैं आपसे कहती हूँ कि x1 के लिए y1 की वैल्यू ये आ रही है, x2 के लिए y2 की वैल्यू ये आ रही है, x3 के लिए y3 की वैल्यू ये आ रही है, x4 के लिए y4 की वैल्यू ये आ रही है। तो अब आप मुझे बताएं कि x5 के लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, ये मुझे आपने बताना है। ठीक है। x5 की लेट सपोज मैंने आपको वैल्यू दे दी, कोई सी भी वैल्यू मैंने आपको दे दी, मैंने कहा कि x5 इज 10। x5 इज 10, यानी कि x की वैल्यू 10 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब जब मैंने आपको इक्वेशन ही नहीं बताई, तो फिर आप मुझे किस तरह से बताएंगे? पहले तो आप ये काम आसानी से इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक इक्वेशन है, उसमें आप इनपुट सब्स्टिट्यूट करते रहें और आपके पास आउटपुट जनरेट होता रहेगा। लेकिन अब अगर इक्वेशन नहीं है, तो इस काम को करने के लिए, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से आज हम पढ़ रहे हैं लीस्ट स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक इक्वेशन ही है, एक लीनियर इक्वेशन ही है, जैसे आपने अपनी जूनियर क्लासेस में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशंस पढ़ी थी। ठीक है। अच्छा, हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर हर x के लिए y की कुछ वैल्यू आती रहती है, तो हमारे पास कुछ इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाते हैं, यानी कि हर x के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास बनती रहती है, तो हम कहते हैं कि इनके पेयर्स बनते जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से एक्स एन के लिए हमारे पास वाई एन की कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। ठीक है। और अगर आप इसको टेबल की शक्ल में देखें तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आपको x की वैल्यूज दी हुई होंगी, यहाँ पर आपको y की वैल्यूज दी होंगी, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज किस तरह दी होंगी? x1, x2, x3 एंड अप टू xn, इस तरह से कोई टेबल दिया हुआ होगा। ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी कहा आपसे कि मैंने x की ये वैल्यूज आपको बता दी, y की वैल्यूज आपको बता दी, अब मुझे ये बताएं कि x की वैल्यू 10 जब होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ डेटा सेट आपके पास होगा, आपको कुछ पॉइंट्स बताए हुए होंगे, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आपको बताए हुए होंगे, यानी कि आपसे ये कहा गया होगा कि x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये है, x की इस वैल्यू की y की वैल्यू ये है। इस वक्त मैंने एक्स वाई की फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इक्वेशन बनानी है और आपको इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना बताना है। ठीक है। तो जब तक ये मैं इस तरह से नहीं बताऊंगी, आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का नहीं पता चलेगा कि हम उन इक्वेशंस को किस तरह से लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एक सेट दिया हुआ होगा, इक्वेशंस इस तरह से एक सेट दिया हुआ होगा, हमें किस चीज का सेट दिया होगा? एक्स और वाई का। ठीक है। अब हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन आप एक, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन आप अपनी जूनियर क्लास में पढ़ते आए हैं, a प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वहां शायद आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके पढ़ा होगा, इस तरीके से हो सकता है पढ़ा हो। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का नाम चेंज कर देने से या किसी कोएफिशिएंट का नाम चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमारे पास क्या है? ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास
लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है, जिसमें y हमारे पास क्या है, ये रेंज होगा, हम इसे आउटपुट भी कह सकते हैं। ये वो वैल्यू होगी जो आपको रिक्वायर्ड होगी, जो आपसे पूछा गया है। अगर प्राइस दी है, डिमांड पूछा है, तो डिमांड विल बी y। अगर डिमांड दी है, प्राइस पूछा है, तो प्राइस विल बी y। जो चीज आपसे फाइंड आउट करने को कहा गया है वो y वेरिएबल होगा। और जिसकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, वो गिवन होगी, यानी कि जिस, जैसे मैंने कहा कि x की 10 के लिए, व्हेन x इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो 10 जो होगा, यानी कि जिस चीज की वैल्यू गिवन होगी, हम उसे कहेंगे x। हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और हम यहाँ पर इसको, बहुत सारे नाम है इसके, हम इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, हम इसे डोमेन भी कहते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारा डोमेन है इस फंक्शन का, ठीक है। और हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है। बहुत सारे नाम हैं इसके, सही है, इनपुट है हमारे पास। तो हर इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट आएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि हर डोमेन के लिए कोई ना कोई रेंज की वैल्यू आएगी, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कोई ना कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि उसे असाइन किया गया होगा, सही है। अब y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को अगर मैं इस डेटा सेट के साथ कोऑर्डिनेट करूं, तो क्या होगा मेरे पास, किस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब मेरे पास देखो, y भी बहुत सारे हैं, x भी बहुत सारे हैं, तो किस तरह से इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को देखें, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की इक्वेशन को किस तरह से बनेगी, यहां पर मैं लिख देती हूँ। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की जो इक्वेशन बनेगी, वो हमारे पास कैसी बनेगी, यहाँ लिखते हैं। y1 इज इक्वल टू, मैं पहले x1 और y1 के लिए बना रहा हूँ, हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए मुझे ये इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। y1 इज इक्वल टू ए प्लस बी x1। ए और बी सबके लिए एक जैसा होगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये बी जो होता है ये स्लोप होती है, ठीक है। अभी हम जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं इस स्लोप का कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगी। और ये ए जो होता है ये y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए x1 y1 के लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी। x1 अगर मैं इस इक्वेशन को अपने इस यानी कि अपने इस डेटा सेट को अगर इस मॉडल में के शक्ल में देखना चाहूं तो किस तरह से देखूंगी। मेरे पास तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स में वैल्यूज गिवन होंगी। आपको जब क्वेश्चन दिया गया होगा तो वहां पर नंबर्स की शक्ल में ये वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो मेरे पास y1 इज इक्वल टू ए प्लस बी x1 बन गया, y2 इज इक्वल टू ए प्लस बी x2 बन गया। इस इक्वेशन को देखते जाए, इस इक्वेशन से मैं ये बना रही हूँ, ठीक है। y3 इज इक्वल टू ए प्लस बी x3 बन गया, एंड सो ऑन अप टू yn इज इक्वल टू ए प्लस बी xn, ठीक है। और चूंकि ये प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी, ये एस्टिमेशन है, ठीक है, ये हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं देगी, हम एक वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हमें इक्वेशन ही नहीं पता, हमें इक्वेशन नहीं बताई गई, हमें कुछ डेटा सेट दिया गया है और हमें प्रिडिक्ट करने को कहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 10 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, या व्हेन द प्राइस इज 10 व्हाट विल बी द डिमांड, ठीक है। तो हमसे इस तरह से पूछा गया होगा। तो हम चूंकि इसको न्यूमेरिकल, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस निकालते हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट आती है, एग्जैक्टली नहीं आती, ठीक है। एस्टिमेशन कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। इसीलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हम इसके साथ ई लगाएंगे। ई क्या है, ई इज द एरर, ठीक है, जो एरर हमारे पास एस्टिमेशन में आएगा। तो सबके साथ में ई ऐड करती रहूंगी, ठीक है। जो भी एरर हमारे पास आएगा वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। वो पॉजिटिव होगा, जो भी होगा, वो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो एरर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। यानी कि इस, ये तो एक्चुअल इक्वेशन बन रही है ना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जब हमारे पास, मैं अब इसको एस्टिमेट करने जाऊंगी तो मैं तो इन, ये जो डेटा सेट मेरा मुझे दिया हुआ होगा, मैं तो इसके थ्रू एस्टिमेट करूंगी। तो ऑब्वियसली मेरे पास इस प्रिडिक्शन में कोई एरर भी आ सकता है। तो मैं हर इक्वेशन में एक एरर असाइन कर रही हूँ, प्लस E1 प्लस E2 ऐड कर रही हूँ, सॉरी, प्लस E3, और इसी तरह से प्लस En तक, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, देखें कितनी सारी इक्वेशंस मेरे पास बन गई, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया है। अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं इस तरह से लिखूं, अभी मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। ये लाइन यहाँ पे बनाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो देखने में, ठीक है। इस तरीके से ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शक्ल अगर मैं अगर लिखना चाहूँ, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो y का मैट्रिक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, y1 y2, अभी आप सिर्फ देखते जाएं फिर मैं इसका रीजन बताती हूँ, yn, ठीक है। ये मेरे पास बन रहा है y का मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद मैं कहती हूं कि मेरे पास x का जो मैट्रिक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू
अभी एक्स को देखकर आप थोड़ा सा हैरान जरूर हो जाएंगे, लेकिन मैं इसका रीजन आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसे क्यों लिखा। ठीक है। और यहाँ पर वन 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 पूरा कॉलम, पूरे कॉलम में वन है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ वन क्यों लिखा है। और यहाँ मैं लिखूंगी x1, x2, x3 एंड अप टू xn। ठीक है। और यहाँ मैं लिखूंगी जो मेरे पास ए और बी हैं, इनको मैं एक मैट्रिक्स में लिख दूंगी, उसको मैं कह देती हूँ ए। बेसिकली ए और बी तो मुझे फाइंड आउट करना है ना इस इक्वेशन के लिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे ए चाहिए और मुझे बी चाहिए। वाई और एक्स तो वेरिएबल्स हैं, ये तो मुझे नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे ए और बी चाहिए। अगर मुझे ए और बी पता चल गए, यानी कि स्लोप पता चल गया और वाई इंटरसेप्ट पता चल गया, तो मैं तो इक्वेशन बना सकती हूँ। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मुझे इक्वेशन पता है। तो जो चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं उस मैट्रिक्स को ए का नाम दे रही हूँ, y इज इक्वल टू ए बी। और ये जो एरर्स मेरे पास आए हैं, इसको मैं नाम दे रही हूँ मैट्रिक्स ई का। ठीक है। अभी मैं सारा रीजन आपको बताती हूँ इसका कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ठीक है। मेरे पास बना E1, E2, E3 एंड अप टू En। ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया एरर वाला। अब आप देखें कि मैं जो ये जो इक्वेशन है, ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, इनको अगर मैं, ये जो इक्वेशंस हैं, इसको अगर मैं मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना चाहूँ, तो मैं किस तरीके से लिखूंगी। y इज इक्वल टू एक्स ए प्लस ई। बिल्कुल हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको ये बिल्कुल क्लियर करती हूँ। y इज इक्वल टू, मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि ये जो मैंने से मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना है, जिसे मुझे सॉल्व करना है, इसको मैं इस शक्ल में लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स ए प्लस ई। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखें x क्या है, x मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में क्या है, इस कॉलम में सारे वन हैं और इस कॉलम में सारे क्या हैं, x हैं। ठीक है। x1, x2, x3, xn ये हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब है ये वाला मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पर क्या मैट्रिक्स, चलिए मैं यहाँ लिख कर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर वाई मैट्रिक्स है। वाई मैट्रिक्स क्या है, ये है। ठीक है। वाई मैट्रिक्स में सारा ये आ जाएगा। अच्छा, इस पीछे इक्वेशंस को थोड़ा सा मैं इरेज करती हूँ ताकि ये चीज आपको थोड़ा सा सही से नजर आए। ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा हटाती हूँ यहाँ से, यहाँ से। ठीक है। अभी देखिए आप लोग, अब जब मैं इक्वेशन यहाँ पर मैं अगर इनकी जगह ये मैट्रिक्स वापस लगाती हूँ, तो देखें क्या बनता है। y1, y2 अप टू yn, ये बनेगा। y की जगह मैंने y का मैट्रिक्स लगाया। अभी देखिए मैं इससे आपको इक्वेशंस बनाकर दिखाऊंगी। x क्या है, x है 1 1 1 अप टू 1 n तक। ठीक है। और x1, x2 अप टू xn इस तरह से है। सही है। और a क्या है, a मैट्रिक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। a मैट्रिक्स क्या है, वो है ए बी। सही है। a मैट्रिक्स हमारे पास बनता है ए बी का। सही है। और हमारे पास जो ये बनता है ई जो है, वो यहाँ पर यानी कि प्लस का साइन है, मैं प्लस का साइन लगाऊंगी और यहाँ पर मैं लिख दूंगी ई मैट्रिक्स। यानी कि ई मैट्रिक्स है E1, E2 एंड अप टू En, ये सारे आ जाएंगे। सही है। अब जरा ध्यान से देखें, ये y1, y2, y3 इक्वेशन के इस साइड पर ये रहे। सही है। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स मैंने x कहा, जिसमें मैंने कहा कि फर्स्ट कॉलम में हम हमेशा वन लिखेंगे और सेकंड कॉलम में हम, हमारे पास जितनी भी x की वैल्यूज आएंगी वो सारी x की वैल्यूज लिखेंगे और यहाँ पर इसके साथ a भी लिखेंगे। अब देखें, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय a होगा। ठीक है। और b मल्टीप्लाई बाय x होगा। तो क्या आएगा, a, 1 मल्टीप्लाई बाय ए होगा तो ए आएगा, ए प्लस बी एक्स वन। तो देखें ए प्लस बी एक्स वन। ठीक है। ये मैट्रिक्स इसके साथ ऐड हो रहा है, यानी कि प्लस E1। सही है। इसी तरह से अब दूसरे को देखें, 1 मल्टीप्लाई होगा ए से तो आएगा ए प्लस बी एक्स टू। बी मल्टीप्लाई होगा x2 से। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल्स याद हैं तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को। ठीक है। ए प्लस बी एक्स टू, तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी एक्स टू और प्लस E1, तो ये रहा प्लस, मैंने एरर वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो, हम अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि आपका जो एक्स वाला कॉलम होगा, जो एक्स वाली वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, उन सबको हम इस तरह के एक मैट्रिक्स। अच्छा, अब हमारे पास जो आपके पास इक्वेशन बन रही थी,
वो कौन सी बन रही थी? y इज इक्वल टू, इसको हम y इज इक्वल टू, एक मिनट के लिए आप होल्ड कीजिएगा। अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी वो क्या बन रही थी? y इज इक्वल टू एक्स ए प्लस ई, ये बन रही थी हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, यानी कि क्या इक्वेशन बन रही थी हमारे पास? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ई। मैंने कहा कि वो जो मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना उसको मैं इस तरह से कन्वर्ट कर सकती हूँ इक्वेशन की फॉर्म में, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ई। वाई भी एक मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है, एक्स भी एक मैट्रिक्स है, प्लस ई भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक्स है, सॉरी ए एक्स नहीं है, सॉरी ये ए एक्स है। ठीक है, इसको ठीक करके लिखें क्योंकि मैट्रिसेस में जो है ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, वरना ये मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये आगे पीछे हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है कि कुछ रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस ई। ए मैट्रिक्स क्या था? ए मैट्रिक्स था कौन सा? ए और बी वाला। तो मुझे ए और बी तो फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई हैव टू सॉल्व दिस ए मैट्रिक्स, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। तो इस ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को किस तरह से डिराइव किया गया है ये मैं फिर कभी किसी और लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी डिटेल के साथ। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अगर आपको लीस्ट स्क्वायर का रिग्रेशन का सिर्फ मेथड अगर सीखना है तो आई थिंक कि आपको इस फॉर्मूले की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये फॉर्मूला है एक्स वाई। ठीक है, इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा देते हैं, इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा देते हैं, हम कहेंगे एक्स टी और मल्टीप्लाई बाय वाई। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, ये सिंपलेस्ट वन फॉर्मूला है। एक्स का टी मीन्स एक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इससे जो आएगा उसका इनवर्स लेना है। ठीक है, एक्स को एक्स ट्रांसपोज से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया ना क्योंकि फॉर्मूले में एक्स का इनवर्स बेसिकली फाइंड आउट करना होता है। तो एक्स आपने देखा था अभी पीछे जो एक्स था वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था, उसमें तो एक कॉलम में वन 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 थे और दूसरे कॉलम में एक्स 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 थे। उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं थे, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था। और इनवर्स जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जब किसी मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड आउट करना होता है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो हमें हम उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाते हैं। अभी आप देखेंगे जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर हम उसका इनवर्स लेंगे, उसको एक्स ट्रांसपोज और वाई से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम इक्वेशन बनाएंगे और एरर भी फाइंड आउट करना मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, हमारे पास अब फॉर्मूला क्या बनता है? ए इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स, इसका होल इनवर्स इंटू एक्स ट्रांसपोज और वाई। अच्छा, अगर आप लोगों ने रो ऑपरेशन से यानी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से नहीं करना फिर तो आप डायरेक्टली इसी से आप फाइंड आउट कर लेंगे किस तरह से एक्स ट्रांसपोज और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास एक 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स आप ले लें किसी भी मेथड से, एडजॉइंट से ले लें। ठीक है, और फिर एक्स ट्रांसपोज और वाई को मल्टीप्लाई करके तीनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इनवर्स है इसको इस साइड पर ले आए, तो जब इसे इस साइड पर लेकर आएंगे तो इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आएगा एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स। ठीक है, इस पर से इनवर्स खत्म हो गया। ए इस तरह से इज इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई, सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं और उस में जो है ना वैल्यूज पुट करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम एक्स की कुछ वैल्यूज दे रहे हैं। एक्स की वैल्यूज हम लेट सपोज देते हैं 1 2 3 एंड 4, कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस से हो, रैंडमली कोई सी भी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, वाई की वैल्यूज हम ले लेते हैं 1 3 4 8। ठीक है, ये हम वैल्यूज ले लेते हैं 1 3 4 8। कोई सी भी वैल्यूज हो सकती है, एक्स की कोई सी भी वैल्यूज हो सकती है, वाई की जरूरी नहीं कि इस तरह से सीक्वेंस में हो, कोई सी भी रैंडमली एक्स की वैल्यूज हो सकती हैं। ये एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं। ये प्राइस और डिमांड भी हो सकती है, ये प्रोडक्ट और उसकी सेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स और वाई। तो आपको जो प्रॉब्लम दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्स और वाई सेलेक्ट करना है। ठीक है, वाई आप ये दोबारा से बता दूं आपको कि वाई आप उस वेरिएबल को कहेंगे जो आपने फाइंड आउट करना है। जैसे आपसे कहा है डिमांड आपने फाइंड आउट करनी है और प्राइस आपको गिवन है, तो वाई जो डिमांड की वैल्यूज है उसको आपने वाई कह देना है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है,
अब हम इसमें वैल्यू, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास हमने जिस तरह से बनाया था, कि हमारे पास इक्वेशंस जिस तरह से बनी थी, यानी कि वो जो मैट्रिक्स जिस तरह से बने थे, तो उन मैट्रिसेस की शक्ल इन्हें देंगे। एक्स मैट्रिक्स मैंने क्या कहा था कि किस तरह से बनेगा। एक्स मैट्रिक्स के लिए मैंने कहा था कि हम बनाएंगे 1 1 1। सही है, दोबारा से मैं आपको याद दिला दूं। वाई मैट्रिक्स जो है वो चूंकि बोर्ड सेव नहीं किया मैंने, वाई इज इक्वल टू था y1 y2। इस वक्त हमारे पास y3 और y4 तक जाएगा, क्योंकि y की वैल्यूज 4 तक हैं, ठीक है। और x की वैल्यूज हमारे पास हैं, x हमारे पास होगा कहाँ से कहाँ तक, 1 1 1 1, 4 1 होंगे, और x की जो वैल्यूज है 1 2 3 4, ये हमारे पास x मैट्रिक्स आएगा ये, ठीक है। और हमारे पास a मैट्रिक्स क्या बनेगा, a मैट्रिक्स मैंने कहा था कि हमारे पास होगा a और b, यानी कि हमने इक्वेशन चूंकि y इज इक्वल टू a प्लस बी, एक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये a और b जो है हमारे पास यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और एरर हमारे पास आ जाएगा, एरर का मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा E1 E2 E3 एंड E4, ये हमारे पास बन जाएगा, बन जाएंगे हमारे पास टोटल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है वो मैट्रिसेस देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो हमारे पास एस एक्स मैट्रिक्स ये है, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया, ये था x1, मैं जनरलाइज यहाँ पर लिख रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए x3 और x4। सही है। अब मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अब मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन एक्स वाई इन सबको लेती हूँ। वाई मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वाई मैट्रिक्स मेरे पास बनेगा 1 3 4 8, तो मैं लिखती हूँ 1 3 4 8, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनेगा, एक्स मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1 1, और यहाँ पर आएगा 1 2, ये जो एक्स के वैल्यूज है मेरे पास, जो भी वैल्यूज होंगी आपने लिखनी है, जरूरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस से होंगी 1 2 3 4 से, ठीक है। और हमारे पास ए मैट्रिक्स ए भी है और ई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम ये इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, इसमें हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला है, इक्वेशन 1 हम इसे कह देते हैं। इस फॉर्मूले में हमने इन वैल्यूज को पुट करना है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, क्या करना है, एक्स ट्रांसपोज ले लिखना है पहले, तो ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लिखना है। इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, जो रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगे, जो कॉलम्स है वो रोज बन जाएंगी, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके से बनेगा। किस तरह बनेगा हमारे पास एक्स ट्रांसपोज, ये इस तरह बनेगा 1 1 1 1 और 1 2 3 4, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज से इंटरचेंज कर दिया है। यहाँ पर आएगा एक्स मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स है, तो यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स आएगा, एक्स मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और 1 था यहाँ पे, 1 1 1 1 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो ए बी है ये तो हमें फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद इस साइड पर क्या है, एक्स ट्रांसपोज है और वाई है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स ट्रांसपोज। एक्स ट्रांसपोज क्या है, 1 1 1 1 है, 1 2 3 4, और यहाँ पर हम लिखते हैं वाई मैट्रिक्स, ज्यादा ही उधर हो गया है, आई होप के लिख हो जाए। यहाँ पर वाई मैट्रिक्स क्या है, वाई मैट्रिक्स है 1 3 4 8, 1 3 4 एंड 8, ये हमारे पास बन गया है वाई मैट्रिक्स। यहाँ पर, यहाँ पर अब जगह नहीं है, आप लोग यहाँ पर इसके आगे ब्रैकेट बना दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये बन गया है एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय वाई, ये फॉर्मूला है। अच्छा, एक्स वाई ये आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने एक्स और वाई के अकॉर्डिंगली इनको नाम दिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो 2/4 का है। 2/4 मतलब कि 2 रोज है और 4 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर है 4/2 का, यानी कि 4 रोज है और 2 कॉलम्स है। इसका मतलब ये कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से वो 2/2 का होगा, ठीक है। आपके पास जितना भी बड़ा मैट्रिक्स आया होगा ये इसी तरह से मैट्रिक्स आपके पास बनेगा, सही है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 2/4 का, ठीक है। और ये मैट्रिक्स है वाई, वाई मैट्रिक्स है 4/1 का, 4/1 का। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 2/1 का बनेगा, ठीक है। ये हमेशा आपके पास जितना भी बड़ा, ये जो आपको प्रोडक्ट्स या जो भी चीजें दी हुई होंगी ये जितनी भी ज्यादा होंगी, ठीक है, आपके पास ये इसी तरह से ही बनेगा हमेशा, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल्स आई होप कि आप लोगों को आते होंगे, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका आप प्रीवियस क्लासेस में फॉलो करते आए हैं उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि इस रो को पूरे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, इस पूरे कॉलम को जब इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे सबको तो हमारे पास आ जाएगा 10। फिर इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा और ऐड कर लेंगे सबको तो हमारे पास आ जाएगा 10। और फिर जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पर हम ए को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ए मुझे फाइंड आउट करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बनेगा 2 by 1 का मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि 2 रोज होंगे उसमें और एक कॉलम होगा। तो किस तरह से इस पूरे रो को आपने इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, फिर उस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 51। ठीक है, एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स भूल गए हों कि किस तरह से करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, ठीक है, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर प्लस, इस तरह से। ठीक है, जो भी आगे जितने भी आते हैं प्लस प्लस हम लगाते रहेंगे। अच्छा, ये हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें ये ए एक्स इज इक्वल टू बी जो आप प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड, लेकिन वहां पर आप एडजॉइंट मेथड से या क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करते थे। यहाँ हम इसे गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ इसे आप गॉस एलिमिनेशन मेथड से करवा रही हूँ। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका बनाते हैं। क्या बनेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, वो आएगा हमारे पास आएगा 4, 10, 10, 30 और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाकर जो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं इनको हम लिख लेंगे। सही है, यहाँ पर लिखेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो मिक्स ना हो जाए एक दूसरे के साथ। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बनेगा, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को यानी कि लीडिंग वन बनाना है, फर्स्ट एलिमेंट को वन बनाना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को वन बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी रो ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन रो वन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि पूरी रो को, यानी जिसमें कुछ भी नहीं सोचना आपने, वो ये तरीका है कि जिस नंबर को वन बनाना है पूरी रो को 4 उस नंबर पे डिवाइड कर दें। तो 4 पे डिवाइड कर दूंगी किसको, R1 को, क्योंकि R1 मेरी इस वक्त टारगेट रो है, मुझे R1 को टारगेट करना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करूंगी 1 आएगा, 10 को 4 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2.5। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं 2.5। इसी तरह से 16 को जब 4 पे डिवाइड करूंगी तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाते हैं। 10 को ये अच्छा, नीचे वाली रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इन्हें एज इट इज हम लिखेंगे। ठीक है, वन बनाने वाला जो ऑपरेशन होता है ना वो अकेला होता है, उसके साथ कभी भी कोई ऑपरेशन हम नहीं करते। सही है, वन बनाने वाला ऑपरेशन हमेशा अकेला ही होता है। अब फर्स्ट रो पे ऑपरेशन हो चुका है, वन बन चुका है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये हमारी टारगेट रो बन जाएगी और ये अब हमारी सोर्स रो बन जाएगी और हमारी टारगेट रो होगी ये। हमने अब इस 10 को 0 बनाना है, तो इस 10 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 को 10 में से ही माइनस करेंगे तो 0 बनेगा। तो हम करेंगे R2 माइनस 10 R1। ठीक है, इस पे मैं एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं इसको अभी डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, R2 माइनस 10 R1 सोर्स रो हमारी ये वाली रो होगी और 10 को 0 बनाना है तो R2 माइनस 10 R1 करेंगे। किस तरह से, 10 माइनस 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते रहे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते रहे, 10 माइनस 10 0, फिर 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो हमारे पास आ जाएगा मेरे पास आ रहा है 5। ठीक है, फिर इसके बाद 51 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, इसके बाद हम क्या ऑपरेशन करेंगे, अब मुझे इस 5 को 1 बनाना है। कॉलम में हमेशा पहले 1 बनता है, उसके बाद 0 बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 वो जहां हम 1 बनाते हैं वो हमारी सोर्स रो बन जाती है, बाकी के 0 हम उसी रो के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो अब इस 5 को 1 बनाएंगे तो पूरी रो को 5 पे मैं डिवाइड कर दूंगी। सही है, तो हम नेक्स्ट बोर्ड पर चले जाते हैं ताकि हम आसानी से सॉल्व कर लें। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, हम लेंगे क्या करना है मुझे, मुझे बनाना है ऊपर वाली रो को एज इट इज लिखती हूँ, मुझे 1 बनाना है, 5 की जगह 1 बनाना है। ठीक है, मुझे 5 की जगह 1 बनाना है तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर मेरे पास था 4। ठीक है, ऑपरेशन यहाँ लिखती हूँ, ऑपरेशन मैंने क्या करना है, मुझे
5 पे डिवाइड करना है किसको, R2 को। तो ये तो 0 ही था, तो ये 0 हो गया। 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आ गया, और 11 को 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आया 2.2। 2.2, ठीक है, ये मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब मैंने क्या करना है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन में मैंने क्या करना है, इस 2.5 को 0 बनाना है। अब इस 2.5 को 0 कैसे बनाऊंगी, अब ये सोर्स रो R2 होगी और टारगेट रो R1 होगी। तो मैं करूंगी R1, हमेशा टारगेट रो को पहले लिखते हैं, R1 माइनस, जिस नंबर को 0 बनाना है वही नंबर लिख देते हैं, R1 माइनस 2.5, और सोर्स रो लिखते हैं, सोर्स रो इज R2। जहां आपने 1 बनाया होता है वही सोर्स रो होती है, ठीक है, करंटली 1 बनाया होता है, यानी कि उस कॉलम में जहां 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिख दें पहले, ऊपर वाली रो पर सिर्फ ऑपरेशन है। तो क्या करेंगे, ये 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। 2.5 माइनस 2.5, यानी इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करते रहे और सब्ट्रैक्ट करते रहे। 2.5 माइनस 2.5 0, 4 माइनस 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 1.5, माइनस 1.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास क्या था, ए था, तो उस ए के अंदर मेरे पास जो एलिमेंट्स थे वो ए बी थे। तो अब अगर इसको देखें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम मैच करें तो ए की वैल्यू मेरे पास आती है माइनस 1.5, ठीक है, ये पॉइंट है इसके दरम्यान में, माइनस 1.5, और बी की वैल्यू मेरे पास आती है 2.2, ठीक है। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स की इक्वेशन है, तो a की वैल्यू है माइनस 1.5 और b की वैल्यू है 2.2x। नेगेटिव स्लोप आया है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है कि x के इंक्रीज होने से y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या फिर x के डिक्रीज होने से y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव स्लोप इस चीज को b की, अगर ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए, यानी कि स्लोप नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये है, सॉरी, स्लोप हमारे पास 2.2 आया है, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। स्लोप इस वक्त पॉजिटिव आया है, 2.2 स्लोप हमारे पास आया है। पॉजिटिव स्लोप इंडिकेट्स कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर x की वैल्यू डिक्रीज करेंगे हम तो y की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इस पे मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से स्लोप को इंटरप्रिटेशन किस तरह से स्लोप की दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एरर भी फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होगा, हम सबसे पहले उस टेबल को दोबारा से कॉपी करेंगे जो टेबल हमें दिया गया था। टेबल में हमें क्या दी थी, एक्स की वैल्यूज जो गिवन वैल्यूज थी, एक्स की वैल्यूज थी 1 2 3 4, वाई की वैल्यूज थी 1 3 4 एंड 8, ये वैल्यूज थी, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर वाई प्रिडिक्टेड लिखना है। वाई प्रिडिक्टेड कहाँ से निकलेगा, जो हमने इक्वेशन बनाई, ये तो हमें एक्चुअल वाई दिया है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो इक्वेशन बनाई है, क्या ये, अगर मैं एक्स की ये वाली वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ, क्या ये मुझे इस वाई जैसी वैल्यूज देगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये मैंने इसी इन्हीं वैल्यू से बनाई है, यानी कि ये इसके लिए एक मॉडल का रोल प्ले कर रही है, ये इसका एक रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है। होना ये चाहिए कि मैं जब एक्स की वैल्यूज इसमें पुट करूं तो इसकी वैल्यूज वाई से मिलती जुलती आनी चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा चेंज आएंगी तो इसका मतलब है कि एरर ज्यादा है, कम आएंगी तो कम एरर है। अभी हम फाइंड आउट करते हैं वाई प्रिडिक्टेड। आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये जो आपके पास आई है ना इक्वेशन माइनस 1.5, ये यहाँ से मुझे प्रिडिक्टेड वैल्यूज मिलेंगी 2.2x। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 5, फॉर x इज इक्वल टू 6, फॉर x इज इक्वल टू 7, जिस चीज के लिए पूछा है, लेट सपोज y के लिए पूछा है कि लेट x इज इक्वल टू 5। अब चूंकि इक्वेशन आपको पता चल गई है, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था जब इक्वेशन पता होगी तो आप किसी भी वैल्यू के लिए कोई सी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्रेडिक्ट इसलिए का वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये प्रिडिक्टेड मॉडल है, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 अगर मैं इसमें पुट करूंगी यहाँ पर और इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 9.5, ये मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। आपने x और y देखना है क्वेश्चन में क्या है, सेल है, प्राइस है, प्रोडक्ट है, डिमांड है, जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपने इंटरप्रेट कर देना है इसको, सही है, अपने वर्ड्स में लिख देना है कि अगर प्राइस इतनी होगी तो प्रोडक्ट इतनी होगी, या सेल इतनी होगी तो डिमांड इतनी होगी, जो भी चीज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज बता, प्रिडिक्टेड वैल्यूज का मतलब ये है कि ये एक्स की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये इसमें पुट करेंगे हम और हमारे पास y की प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी। ये जो प्रिडिक्शन का एक मॉडल बना है हमारा, इसमें से हम प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकालेंगे। x की वैल्यू 1 पुट करें तो मेरे पास आ जाएगा 0.7, फिर x की वैल्यू 2 पुट करें इसके अंदर तो आप इससे सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा 2.9,
ठीक है, आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करें। 4 की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 5.1। ठीक है, फिर 8 जब की सॉरी फिर जब ये सॉरी 4 नहीं 3 पुट करना था, 3 पुट करना था। ठीक है, फिर 4 की वैल्यू जब पुट करूंगी, 4 पुट करूंगी, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है इसमें, y प्रिडिक्ट करेंगे, y गिवन ये है, ये y प्रिडिक्टेड है, ये y एक्चुअल है, ये y प्रिडिक्टेड है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 7.3, ये 4 पुट करने से। ठीक है, अब ये प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई। अब आपने एरर किस तरीके से निकालना है, एरर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे कि एरर के लिए आपने क्या करना है, प्रिडिक्ट एक्चुअल में से प्रिडिक्टेड को माइनस करना है, यानी कि y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो y एक्चुअल है 1, 1 माइनस 0.7 तो मेरे पास आ जाएगा 0.3। फिर 3 माइनस 2.9 तो मेरे पास आ जाएगा 0.1। फिर 4 माइनस 5.1 तो नेगेटिव आएगा -1.1। फिर 8 माइनस 7.3 तो मेरे पास आ जाएगा 0.7, ये मेरे पास आ गया एरर। ठीक है, हमने शुरू में इक्वेशन बनाई थी कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और साथ में एरर भी दिया था, मैंने एरर भी लिखा था e। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर a प्लस बी एक्स की जो इक्वेशन की जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज आई हैं a प्लस बी एक्स से, उसमें इस एरर को ऐड करेंगे ना, इससे ये एक्चुअल y बनेगा। देखो 0 प्लस 7 प्लस 0.31, इसी से सब्ट्रैक्ट करके तो निकाला है, ऑब्वियस है ये। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर रूट मीन स्क्वायर्ड एरर आपसे पूछा है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर का मतलब ये है कि जो एरर आपके पास आया है इसको स्क्वायर करें, यानी कि 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस -1.1 का स्क्वायर, ना भी लिखे माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। 0.7 का स्क्वायर, इन सबको स्क्वायर करें, डिवाइडेड बाय 4 करें, एवरेज निकलता है इसका, और इस पर स्क्वायर रूट ले लें, पूरे पर स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, और इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6708, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, और अगर आपसे ये कहा जाए कि नॉर्मलाइजेशन वाला एरर आपने फाइंड आउट करना है तो हम वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का एरर, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, एक्यूरेसी कितनी है इसके अंदर। ठीक है, ये रिसर्च का टॉपिक है बेसिकली, रिग्रेशन जो है मशीन लर्निंग में यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी इसकी बहुत सारी फील्ड्स में एप्लीकेशन है। तो हम वहां पर जब इसको प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं तो फिर हम अपना एरर भी निकालते हैं कि हमारा एरर, हमारा मॉडल जो है वो कितना एरर दे रहा है। फिर एरर को मिनिमाइज करने की भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि एडवांस लेवल पे फिर चला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर डिवाइडेड बाय वाई एन माइनस वाई वन, यानी कि y की जो आखिरी वैल्यू है उसमें से y की पहली वाली वैल्यू को माइनस करें, तो y की आखिरी वैल्यू है 8 और पहली वैल्यू है 1, यानी कि नीचे आएगा 8 - 1 और ऊपर आएगा ये। ठीक है, यानी कि 0.67, ठीक से लिखते हैं, 0.6708 डिवाइडेड बाय 8 - 1 तो आएगा 7। ठीक है, इससे मेरे पास आ जाएगा 0.01, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि मॉडल जो है वो काफी हद तक सही प्रोडिक्शन कर रहा है। इसकी सही प्रोडिक्शन देखने के लिए हम ग्राफ्स भी बनाते हैं, ये मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगी कि ग्राफिकली जो है वो इसको किस तरह से एनालाइज किया जाता है।